होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 83 सीआरपीसी के बारे में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देख लिया कि सेक्शन 82 सीआरपीसी किस बारे में बात करता है, तो आज हम लोग बात करते हैं सेक्शन 83 के बारे में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा सेक्शन 82 बताता है प्रोक्लेमेशन के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे कि अटैचमेंट कैसे होती है प्रॉपर्टी की। मान लो सब कुछ इश्यू हो गया, समन हो गया, वारंट हो गया, उसके बाद भी अक्यूज्ड पर्सन अपेयर नहीं हो रहा कोर्ट में, प्रोक्लेमेशन भी हो गया, उसके बाद भी वो अपेयर नहीं हुआ है कोर्ट में, तो अब कोर्ट के पास एक लास्ट ऑप्शन बचता है अटैचमेंट का। अटैचमेंट किस चीज का अटैचमेंट होगा? प्रॉपर्टी का अटैचमेंट होगा। अटैचमेंट का मतलब ये होता है कि कोर्ट आपकी प्रॉपर्टी को सीज कर लेगी इन ऑर्डर टू मेक यू अपेयर इन द कोर्ट। किस वजह से, क्यों करेगी? ताकि आपको कोर्ट में अपेयर कराया जा सके, ताकि आप कोर्ट में आओ जज के सामने। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग। सबसेक्शन 1 सेज द कोर्ट इशूइंग अ प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 82। जब कोर्ट प्रोक्लेमेशन इशू करती है अंडर सेक्शन 82 में फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग एट एनी टाइम आफ्टर द इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑर्डर द अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी। वो रीजंस देगी राइटिंग में कि इस वजह से भाई प्रोक्लेमेशन इशू कर दिया, उसके प्रोक्लेमेशन इशू करने के बाद किसी भी वक्त कोर्ट अटैचमेंट के लिए ऑर्डर कर सकती है, प्रॉपर्टी के अटैचमेंट के लिए ऑर्डर कर सकती है। वो प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकती है और इमूवेबल भी हो सकती है, और दोनों भी हो सकती है। बिलोंगिंग टू द प्रोक्लेम्ड पर्सन, उस प्रोक्लेम्ड पर्सन की प्रॉपर्टी होगी वो, चाहे वो मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो। प्रोवाइडेड दैट वेयर एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ द प्रोक्लेमेशन द कोर्ट इज सेटिस्फाइड बाय एफिडेविट और अदरवाइज दैट द पर्सन इन रिलेशन टू हुम द प्रोक्लेमेशन इज टू बी इशूड। देखो, अगर प्रोक्लेमेशन इशू करने के बाद कोर्ट को अगर कहीं से ऐसा लगता है, ए पॉइंट है, इज अबाउट टू डिस्पोज ऑफ द होल और एनी पार्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी, कि जो प्रोक्लेम्ड पर्सन है वो किसी तरीके से या तो अपनी प्रॉपर्टी का कुछ पार्ट और या फिर अपनी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी डिस्पोज करने वाला है, और इज अबाउट टू रिमूव द होल और एनी पार्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी, या फिर रिमूव करने वाला है मतलब पूरी प्रॉपर्टी या फिर एनी पार्ट, कोई भी प्रॉपर्टी फ्रॉम द लोकल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट। यानी कोर्ट का एक सर्टेन एरिया पे लोकल ज्यूरिसडिक्शन है, वहां से वो प्रोक्लेम्ड पर्सन, बी पॉइंट को मैं एक्सप्लेन कर रही हूं, ध्यान से सुनना। कोर्ट का एक जगह पर लोकल ज्यूरिसडिक्शन है, अब वहां पे ही कोर्ट भाई प्रॉपर्टी को सीज कर सकती है। ठीक है, अब उस बंदे को पता चल गया कि अब हो सकता है कोर्ट जो है ऑर्डर कर दे कि प्रॉपर्टी के अटैचमेंट के लिए, तो वो क्या करता है, कोर्ट को अगर ये पता चल गया कि वो पर्सन कर सकता है ऐसा कि वो या तो अपनी पूरी प्रॉपर्टी को उस जगह की लोकल ज्यूरिसडिक्शन से हटा दे जहां पर कोर्ट के लोकल ज्यूरिसडिक्शन है, उस एरिया से पूरी प्रॉपर्टी को हटा दे, या तो पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी को हटा दे। अगर कोर्ट को इन दोनों बातों में से कोई भी बातें लगती हैं, इट में ऑर्डर द अटैचमेंट साइमल्टेनियसली विद द इश्यू ऑफ द प्रोक्लेमेशन। तो जब कोर्ट प्रोक्लेमेशन ऑर्डर कर रही है उसी वक्त साइमल्टेनियसली वो अटैचमेंट भी ऑर्डर कर देगी। किन दो बातों पर, कौन सी दो ऐसी कंडीशंस होंगी जब कोर्ट साइमल्टेनियसली दोनों चीजों को ऑर्डर कर सकती है? तो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये बंदा प्रोक्लेमेशन इशू होने के बाद अपनी पूरी प्रॉपर्टी डिस्पोज कर देगा, पूरी या आधी प्रॉपर्टी डिस्पोज कर देगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये, यदि ये रिमूव कर देगा हमारे लोकल ज्यूरिसडिक्शन से पूरी प्रॉपर्टी या पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। समझ में आया? ठीक है, ये हो गया हमारा सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 2 says such order shall authorize the attachment of any property belonging to such person within the district in which it is made। ठीक है, लोकल ज्यूरिसडिक्शन में हो सकता है ये। एंड अब यहां से ये तो सच ऑर्डर ऊपर वाले ऑर्डर की इन्होंने बात करी है, दूसरा अब यहां से एंड शुरू हो गया है, उसी को अगर आप देखोगे, एंड इट शैल authorize the attachment of any property belonging to such person without such district when endorsed by the district magistrate within whose district such property is situated। मान लो कि जैसे उसने कर दिया, रिमूव कर दिया अपनी प्रॉपर्टी कोर्ट के लोकल ज्यूरिसडिक्शन से, तो अब कोर्ट क्या करेगी,
दूसरे डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से एंडोर्स कराएगी और तब वो प्रॉपर्टी को सीज कर सकती है, अटैच कर सकती है। ठीक है, नाउ सबसेक्शन 3 सेज इफ द प्रॉपर्टी ऑर्डर्ड टू बी अटैच्ड इज अ डेट और अदर मूवेबल प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी कोर्ट ने ऑर्डर करी है अटैच करने के लिए, अगर वो प्रॉपर्टी डेट पर है या फिर कोई दूसरी मूवेबल प्रॉपर्टी है, द अटैचमेंट अंडर दिस सेक्शन शैल बी मेड। तब अटैचमेंट कैसे करेगी कोर्ट? सबसे पहला ए है बाय सीजर, या तो सीधे सीधे प्रॉपर्टी सीज कर ले पूरी उसकी, बाय द अपॉइंटमेंट ऑफ अ रिसीवर, या फिर रिसीवर का अपॉइंटमेंट करा करके, और बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग प्रोहिबिटिंग द डिलीवरी ऑफ सच प्रॉपर्टी टू द प्रोक्लेम्ड पर्सन और टू एनीवन ऑन हिज बिहाफ। की मतलब कोर्ट राइटिंग में एक ऑर्डर कर दे, प्रोहिबिट कर दे कि इस प्रॉपर्टी की डिलीवरी इस इंसान को नहीं हो सकती, या फिर उस इंसान के बिहाफ पर किसी को नहीं हो सकती, और बाय ऑल और एनी टू ऑफ सच मेथड्स एज द कोर्ट थिंक्स फिट। या तो सारे मेथड से भी कोर्ट कर सकती है या फिर कोई भी 2 मेथड से कोर्ट कर सकती है, जैसा उसे ठीक लगेगा। ठीक है, नाउ सबसेक्शन 4 सेज इफ द प्रॉपर्टी ऑर्डर्ड टू बी अटैच्ड इज इमूवेबल। अभी हम लोग ने मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात करी, अब हम लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। द अटैचमेंट अंडर दिस सेक्शन शैल in the case of land paying revenue to the state government be made through the collector of the district in which the land is situated। देखो, अगर किसी ऐसे लैंड को कोर्ट को सीज करना है या फिर अटैच करना है, तो उसके कि वो स्टेट गवर्नमेंट के पास उस लैंड से रेवेन्यू जाता है। अगर किसी ऐसे लैंड को कोर्ट को अटैच करना है जिस लैंड से स्टेट गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू जाता है, तब क्या करेगी कोर्ट? तो वो जो अटैचमेंट होगा वो कलेक्टर के थ्रू कराया जाएगा। ठीक है, जहां उस डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर के थ्रू जहां पर वो लैंड सिचुएटेड है, जहां पर वो लैंड है। एंड इन ऑल अदर केसेस, एक तो ये बात हो गई कि लैंड पेइंग रेवेन्यू अगर वाला सिस्टम है तो फिर कलेक्टर के थ्रू होगा। लेकिन अगर बाकी सारे केसेस में बाय टेकिंग पोजेशन, या तो कोर्ट सीधे सीधे पोजेशन ले ले उस प्रॉपर्टी का, और बाय द अपॉइंटमेंट ऑफ अ रिसीवर। दूसरा पॉइंट सेम है मूवेबल में भी और इमूवेबल में भी, कि रिसीवर का अपॉइंटमेंट करा करके, और बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग प्रोहिबिटिंग द पेमेंट ऑफ रेंट ऑन डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी टू द प्रोक्लेम्ड पर्सन और टू एनीवन ऑन हिज बिहाफ। या फिर उस इमूवेबल प्रॉपर्टी से जो कुछ भी रेंट रिसीव होता है, जो कुछ भी रेंट आता है, जो कुछ भी प्रॉफिट मतलब मान लो आता है, वो उस पर्सन को, प्रोक्लेम्ड पर्सन को ना जाए, और उसके बिहाफ पर भी किसी दूसरे को ना जाए। ठीक है, और बाय ऑल और एनी ऑफ 2 ऑफ सच मेथड्स, या तो सारे मेथड से या तो किसी 2 मेथड से भी कोर्ट को जैसा ठीक लगे वैसा वो कर सकती है। नाउ सबसेक्शन 5 says if the property ordered to be attached consists of a livestock। अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जो कि लाइफ स्टॉक को कंसिस्ट करती है। लाइफ स्टॉक का मतलब ये हुआ, जैसे मान लो किसी ने जानवर पाल रखे हैं, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स पाल रखे हैं घर पे, तो अगर उस केस में है, और इज ऑफ अ पेरिशेबल नेचर, या फिर प्रॉपर्टी पेरिशेबल नेचर की। पेरिशेबल नेचर का मतलब है खराब हो जाने वाली प्रॉपर्टी, फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इस तरह की चीजें अगर हैं, तो क्या 2 चीजें, या तो लाइफ स्टॉक है या फिर पेरिशेबल नेचर की प्रॉपर्टी है। द कोर्ट में इफ थिंग्स इट एक्सपीडिएंट ऑर्डर इमीडिएट सेल देयर ऑफ। तुरंत कोर्ट ऑर्डर करेगी कि उसका इमीडिएटली इन दोनों प्रॉपर्टी को सेल कर दिया जाए। एंड इन सच केस द प्रोसीड्स ऑफ द सेल शैल अबाइड द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। ठीक है, दोनों इस अगर लाइफ स्टॉक है और पेरिशेबल नेचर की प्रॉपर्टी है तो कोर्ट तुरंत ऑर्डर करेगी कि उसको सेल कर दिया जाए, इमीडिएटली सेल कर दिया जाए। नाउ सबसेक्शन 6 says the powers, duties and liabilities of a receiver appointed। इतनी देर से मैं रिसीवर बोल रही हूँ, वो सीपीसी में है आपका रिसीवर, आप सीपीसी में पढ़ोगे रिसीवर के बारे में। So the powers, duties and liabilities of a receiver appointed under this section shall be same as those of a receiver appointed under Code of Civil Procedure 1908 Act 5 of 1908। ठीक है, सो ये जो रिसीवर के बारे में जो भी पावर्स, ड्यूटीज और लाइबिलिटीज है रिसीवर्स की, वो सारी सेम रहेंगी इस सेक्शन में भी, जैसे कि वो सीपीसी में है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वाला सेक्शन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।